हेलो बच्चों, इस2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। अब अगर हम लोग आगे चलें तो हम लोग के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई कोवैलेंट कंपाउंड आपके पास है तो वो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अलावा हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर अरेंज करना हो, जैसे कि हम लोग के पास कुछ कंपाउंड, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ स्पीसीज हैं। जैसे कि हमारे पास यहां पर है, जैसे कि हमारे पास यहां पर है O2, O2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 माइनस। हमारे पास ये केमिकल स्पीसीज है। आपसे बोले कि इनको इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर में लगाओ, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग नहीं लगा पा रहे थे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग, उतने केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को लगाकर हम लोग इनकी स्टेबिलिटी नहीं चेक कर पा रहे हैं। अगर आपसे बोले बॉन्ड लेंथ चेक करो तो बॉन्ड लेंथ भी नहीं हो पा रही है। या आपसे ये बोला जाए कि इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, ये पता लगाने को तो ये भी हम लोग नहीं पता लगा पा रहे हैं। केमिकल स्पीसीज 4 टाइप के होते हैं सर: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरो, एंटी फेरो और फेरिक। हम लोग को अभी उतना नहीं पढ़ना, हम लोग को 2 ही पढ़ना है, डाया और पैरा। तो इसमें से कौन डाया और कौन पैरा है, इसको लगाना हो तो हम लोग नहीं लगा पाएंगे। यानी कि किसी भी केमिकल स्पीसीज की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी पढ़ने के लिए हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड के लिए एक और थ्योरी जा रहे हैं पढ़ने। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जा रहे हैं पढ़ने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 5-6 बातें हम लोग को बताई गई। उन्होंने बताया कि किसी एटम में जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उसी तरीके से मॉलिक्यूल में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जैसे आप लोग S, P, D, F वगैरह देखते हो, आप लोग यहां पर जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो यहां पर S हो जाता है, P के लिए Px, Py, Pz, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको मिलते हैं। तो उसी तरह से अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोगे तो आपको सिग्मा और पाई भी मिलेगा। यानी सिग्मा पाई के टर्म में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। अभी तक हम लोग जितना भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं उसमें सबसे एडवांस थ्योरी जो होगी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी, क्योंकि ये थ्योरी जो है वो स्क्रूडिंगर के वेव इक्वेशन को लेकर काम किया है। स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन आप भी जानते होंगे। जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है तो उसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को टाइम के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएट करके एक लंबा फॉर्मूला डिराइव किए थे तो वो स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन था, जो कि बता रहा था कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, उसकी एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या है, वहां से हम लोग पता कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि यहां पर जो है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव की तरह होता है, तो जब 2 वेव आपस में मिलते हैं तो उस समय 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन जहां दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि प्लस होते हैं, और एक वो कंडीशन होता है जहां पर वो एक दूसरे के साथ माइनस होते हैं। यहां पर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास हैं उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास बनता है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ऐड होते हैं तो उनको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब एक दूसरे से माइनस होते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको आप ऐसे समझ लें, हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम हैं
ये दो हाइड्रोजन एटम है और ये उनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक ऑर्बिटल इनके पास ये 1s है, ये 1s है। उनके हिसाब से ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उनसे आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे मैं आपको पहले थोड़ा वेव नेचर में दिखा रहा हूं, फिर इस डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम में फिर आपको ले आऊंगा। ये हमारे पास एक वेव है और ये हमारे पास दूसरा वेव है। हम लोगों ने सबसे पहले इन दोनों वेव को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, यानी दोनों वेव को ऐड किया। जब दोनों वेव को ऐड किया है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो यहां पर हम लोग ने पाया कि दो वेव जब आपस में ऐड होते हैं तो फाइनली इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जब फाइनली एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं बॉन्डिंग, और जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है। एंटी बॉन्डिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार की मदद लेते हैं। जैसे यहां पर मैं आपको डिस्ट्रक्टिव दिखा रहा हूं, यहां पर ये एक दूसरे को माइनस कर रहे हैं, तो ये अगर एक दूसरे को माइनस करेंगे तो नेट हम लोग के पास कुछ लीनियर लाइन आ जाएगी। ये आपका एंटी बॉन्डिंग है। जो एंटी बॉन्डिंग है हम लोग इसको कुछ इस तरह से स्टार से दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा एंटी बॉन्डिंग और ये रहा हमारा बॉन्डिंग। तो जो एंटी बॉन्डिंग होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और जो बॉन्डिंग वाले बनते हैं ऑर्बिटल उनकी एनर्जी कम होती है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। तो कुछ यहां पर इस तरह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये एनर्जी लेवल डायग्राम में आप चीजों को देख रहे हैं तो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल से बिलो जो बना है ये आपके पास बॉन्डेड ऑर्बिटल है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर बना है ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहां से जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहां पर जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बॉन्डेड और एंटी बॉन्डेड का जो डायग्राम होता है वो जो होता है या जो शेप होता है वो बिल्कुल अलग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से। जैसे मैम हम मान लें कि दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा और पाई मैं आपको बताया हूं। सिग्मा मैंने बताया है कि जब दो ऑर्बिटल एक्सियल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बनता है और जब साइड ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बनता है। यहां पे अगर हम दो s ऑर्बिटल ले लें और उनका कंस्ट्रक्टिव देखें तो हम लोग को यहां से कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखेगा। सेंटर पे प्लस, साइड साइड माइनस दिखेगा। अगर यही दो आपके पास हैं और यहां से अगर हम डिस्ट्रक्टिव देखें तो डिस्ट्रक्टिव आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। आपने दो s ऑर्बिटल्स को जब ऐड किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, बॉन्डेड, आपने जब बॉन्डेड ऑर्बिटल बनाया तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, और जब आप एंटी बॉन्डेड बनाओगे तो कुछ इस टाइप से आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहां पर आपको एक नोडल प्लेन भी मिलेगा। नोडल प्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन पाने के लिए आपके पास फॉर्मूला था L एजीमुथल क्वांटम नंबर। नोडल प्लेन वो प्लेन होता है जो कि गुजरे और उस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, उसको हम लोग नोडल प्लेन बोलते हैं, और वो L के बराबर था। S में कोई नोडल प्लेन नहीं था, P में 1 था, D में 2 था, F में 3 था। लेकिन वो कब हो रहा था जब हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐसा रूल नहीं है। आप देख सकते हो एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एंटी बॉन्डेड ऑर्बिटल बनाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास एक नोड दिख रहा है। एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको यहां पर
सिग्मा बॉन्ड में एक लोन पेयर दिखा। अब इसके अलावा और कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो p बनाता है। ये हमारे पास एक p ऑर्बिटल है और ये दूसरा हमारे पास p ऑर्बिटल है। ये हमारे पास एक p ऑर्बिटल और ये हमारे पास दूसरा p ऑर्बिटल। अब इनकी ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि दोनों वेव ऐड हो रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव यहां पर इंटरफेरेंस है। जब यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो शेप बनकर आता है कुछ इस टाइप का बनता है। यहां पर नेगेटिव, यहां और यहां पर पॉजिटिव। नोड की बात करें तो यहां पर दो नोडल प्लेन हैं, एक यहां से गुजरेगा और एक यहां से गुजरेगा। p ऑर्बिटल का एक्सियल ओवरलैपिंग है सर। देखिए एग्जाम में हो सकता है कि बोल दे कि कैसा डायग्राम बनेगा, जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, किस टाइप का बनेगा। 4 इमेज आपको दे देगा और उस 4 इमेज में से आपको बोलेगा कौन सा होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि कहां पर क्या नोड है और कैसे बन रहा है। यहीं पे अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं लेकिन इंटरफेरेंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में एक बड़ा नेगेटिव टर्मिनल होगा, एक छोटा सा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। इनके सामने एक छोटा सा पॉजिटिव टर्मिनल और बड़ा सा यहां पर नेगेटिव टर्मिनल होगा। नोड्स की बात करें तो यहां पर 3 नोडल प्लेन हैं, एक सेंटर से जाएगा और एक यहां से और एक यहां से, यानी यहां पर 3 हम लोग को नोडल प्लेन मिलेंगे। आप इतना सवाल बना लें, फिर मैं आपको आगे बताऊं। हो गया। अब सिग्मा के बाद हम लोग पाई की बात करते हैं। सिग्मा 2 ही बन रहा था, एस एस का बना दिया और पी पी का बना दिया। आगे हम लोग यहां पर देख रहे हैं, मान लो पाई के लिए अगर देखा जाए तो यहां से अगर हम लोग पाई के लिए देखें, ये एक पी और ये एक पी, दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यहां पर एक पॉजिटिव और यहां पर एक नेगेटिव, यानी कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल p के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये p के कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो ये 2px या 2pz 2py की बात हो रही है, z की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं साइन कन्वेंशन में कि जो z होता है वो हेड टू हेड ओवरलैप करता है, यानी सिग्मा बनाता है। तो पाई के लिए यहां पर जो 2 ऑर्बिटल हैं, या तो ये px होंगे या तो py होंगे। ओवरलैपिंग के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, उनका एनर्जी लेवल लगभग बराबर हो, या तो बराबर हो या तो सेम हो या तो नियरली सेम हो, लेकिन ओरिएंटेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी कि px के साथ ही ओवरलैप करेगा, py के साथ ही ओवरलैप करेगा। तो यहां पर हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं, ये आपके px हो सकते हैं या तो py हो सकते हैं। जब इनका साइड ओवरलैपिंग हुआ तो यहां से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ ऐसा मिला और यहां पर हम लोग को एक नोडल प्लेन मिला है। यहीं पर हम लोग पाई बना रहे हैं, यानी यहां पर हम लोग साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। साइड ओवरलैपिंग के बाद यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जब 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलके आपके पाई एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे हैं। नोडल प्लेन की बात करें तो एक ये नोडल प्लेन है और ये एक नोडल प्लेन है। जितना आपको मैं बता रहा हूं कम से कम उतना आप कॉपी पे लिख लो और उसको याद कर लेना कि किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नोड्स हो रहे थे, कहां पर 2, कहां पर 3, कहां पे एक भी नहीं। ये आपको याद होना चाहिए कि किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई pz, पाई
पी वाई पाई पी एक्स, ऐसे आप याद कर लेना कि जब ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नोड्स हो रहे थे। ये तो रहा हम लोग का सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहां से अगर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आगे बढ़ें तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अब मामला आता है इलेक्ट्रॉन फील्ड करने का। हम लोग ने पढ़ा कि किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो अब उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आई। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में 4 रूल पढ़े थे। 4 रूल पढ़े थे जिसमें कि पहला रूल था N+L। ये N+L आप अफबाउ के थ्रू पढ़े थे, जहां पर आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में भरते समय बढ़ते हुए एनर्जी ऑर्डर में लगाइए। फिर से बोल रहा हूं, आपने इलेक्ट्रॉन को जब फिल करना स्टार्ट किया ऑर्बिटल में तो वहां 4 रूल पढ़ा। पहला रूल आपने पढ़ा N+L, जिसको अफबाउ आप बोलें। वहां पर आपने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरते हैं तो बढ़ते हुए एनर्जी लेवल पे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा पाउली रूल। पाउली के हिसाब से आप किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, वो भी अपोजिट स्पिन में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहां पर भी वही लगेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में। वहां पर आप एक चीज और पढ़े थे पाउली में, जो कि यहां पे नहीं पढ़ाया जाएगा। वहां पर आप पढ़े थे कि किसी भी एटम के किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होगा। तो क्वांटम नंबर यहां पे आपको डिस्कस नहीं करना है, इसलिए पाउली का उस रूल के बारे में बात नहीं होगी। अगला आता है हुंड्स का रूल। हुंड्स साहब के हिसाब से अगर आपके पास कई ऑर्बिटल्स हैं और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरना है, किसी सब सेल में कई ऑर्बिटल हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयर करो। यानी कि हुंड्स ने यह बताया कि किसी भी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड के लिए आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड करो। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आप स्टार्ट करें। ये सारे रूल यहां पर फॉलो होंगे। जिस तरह वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब क्या है, यहां पर कुछ थोड़े बहुत नियम चेंज है। जैसे आप अभी तक पढ़ते थे कि कोई 2 एटम है, 2 एटम में जो बॉन्ड होता है, 2 एटम में जो बॉन्ड होता है वो मैंने पढ़ाया या तो सिंगल या तो डबल या तो ट्रिपल होगा। यहां थोड़ा सा बदलेगा मामला। यहां 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आधा भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यानी कि इसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पता चलता है और उसी बॉन्ड ऑर्डर से उसकी स्टेबिलिटी और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह भी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ रहे हो, ये कब पढ़ रहे हो, जबकि मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो कम या बराबर हो 14 के, कम या बराबर हो 14 के। एक बात आप ध्यान देंगे, जैसे कि ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है या 14 इलेक्ट्रॉन से कम की बात कर रहा हूं, आपको जो कोई चार्ज स्पीसीज मिलेगा तो उस चार्ज स्पीसीज में 14 इलेक्ट्रॉन आप नहीं गिनेंगे सर। वो बना किससे है उससे मतलब है आपको। जो 14 इलेक्ट्रॉन है, ये 14 इलेक्ट्रॉन उस चार्ज को काउंट करके आप नहीं जोड़ेंगे। वो किससे बनकर आया है, वो किससे तैयार है, आप उससे बात करेंगे। यानी कि अगर आपके पास, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, N2-, तो ये जो N2- है इस समय इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आप 15 वाला रूल नहीं लगाएंगे, आप 14 वाला ही रूल लगाएंगे। यानी जो रूल मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको वही रूल लगाना है। जैसे आपके पास O2 मान लेते हैं 2+ है, O2 2+ है, तो इस समय आप बोलोगे सर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। भाई
8 दूना 16, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, यानी इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, हम फिर बता रहे हैं, चार्ज से मतलब नहीं है। आपको जो भी केमिकल स्पीसीज मिलेगा उसको न्यूट्रल सोचकर उसका इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। अभी मैं आपको मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 14 इलेक्ट्रॉन तक बता रहा हूं। उस 14 इलेक्ट्रॉन तक जाने का रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। आपको कोई भी न्यूट्रल या कोई भी चार्ज स्पीसीज मिले तो आप चार्ज को किनारे करके उसको न्यूट्रल मान के आप उसमें इलेक्ट्रॉन देखो। अगर 14 इलेक्ट्रॉन हैं उसको न्यूट्रल मान के देखने में तो ही आप ये लगाओगे, वरना आप इसको नहीं लगाओगे, फिर आगे वाला रूल इसके लिए लगाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर आया सिग्मा 1s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डेड 1s। आपको भी पता है, पहले यहां पर सिग्मा आएगा बॉन्डेड, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डेड। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनकी एनर्जी कम है, और बढ़ते हुए एनर्जी लेवल पे हम लोग को लिखना है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास सिग्मा 2s। सब में इलेक्ट्रॉन जैसे ऑर्बिटल में भरते हो उस तरह भरना है आपको। सिग्मा 2s। इसके बाद आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डेड 2s। इसके बाद आपके पास आएगा पाई 2px। हमने आपको बताया कि जो पाई बनाएगा बॉन्ड वो px या py बनाएगा। ये हम मान के चले हैं कि जो pz है वो हेड ओवरलैपिंग करेगा और वो सिग्मा बनाएगा। तो पाई, यहां पे पाई 2px की जो एनर्जी होगी वो पाई 2py के बराबर होगी। उसके बाद आएगा आपका सिग्मा 2pz। इसके बाद आपका 2pz। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आएगा पाई एंटी बॉन्डेड 2px, पाई एंटी बॉन्डेड 2py, फिर आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डेड 2pz। ऐसे आपका मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपके सिलेबस में यहीं तक है, सारा मामला यहां पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर इससे हायर इलेक्ट्रॉन की बातें हुई तो इसके बाद सारा मामला एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। सर, रटने वाला बात जो है यहां तक का था, यहां तक आप रट के काम कर सकते हो। उसके आगे जाने पर सब कुछ आपका जब डी आएगा, अब 3D जब आएगा तो डी आने से बाकी चीजें फिर जीमेन इफेक्ट और बाकी चीजों से डिस्टर्ब होंगी। तो आपके सिलेबस में यहां तक है, हम लोग को यहीं तक इसको पढ़ना है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका यूज बताता हूं आपको। नोट करें। आपने नोट कर लिया होगा। यहां आते हैं, मान लेते हैं कि मेंस या नीट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपके पास H2 प्लस और H2 माइनस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है। मान लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बोलता है कि इन तीनों में कौन कौन से हैं जो कि पैरामैग्नेटिक हैं या कौन कौन से हैं जो डायमैग्नेटिक हैं। इन सब के लिए आपको सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के बाद ही आप इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर या मैग्नेटिक ऑर्डर पे लगा सकते हैं। चलें, स्टार्ट कर रहा हूं। हम H2 की बात कर रहे हैं सर,
तो जब हम H2 की बात कर रहे हैं तो H2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा 1s2। हमारे पास H2 प्लस है तो H2 प्लस के लिए हमारे पास आएगा सिग्मा 1s1, क्योंकि H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, एक लॉस किया तो H प्लस में आया है। ये H2 माइनस है, H2 माइनस का मतलब इस पे 3 इलेक्ट्रॉन है सर। जब 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के केस में यहां पर सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डेड 1s1 है सर। अब मामला यह आता है कि सर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कर लिए जो लिखा था उसके आधार से, हम लोग को यहां से कहां मिला स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह। तो अब आपको मैं दिखा रहा हूं कि आप स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे। स्टेबिलिटी हम लोग पता करते हैं बॉन्ड ऑर्डर से। अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है लिखते भी चलेंगे सर। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। 2 या 2 से ज्यादा केमिकल स्पीसीज जिनका बॉन्ड ऑर्डर कॉमन आ गया उनकी स्टेबिलिटी, तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कम होनी चाहिए सर। फिर से बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, बॉन्ड उतना ही छोटा होगा लेकिन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब 2 या 2 से ज्यादा स्पीशीज जिनकी बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ गए तो क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि उसमें एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कम किसमें है। एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसमें कम वो ज्यादा स्टेबल। स्टार्ट करते हैं। हम H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं सर, H2 का। तो H2 का जब बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर H2, तो यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो भाई 2 हैं, एंटी बॉन्डेड है ही नहीं है, एंटी बॉन्डेड है ही नहीं है, बाई 2, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 1। अगला बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं H2 प्लस का, हम यहां पर H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं। तो H2 प्लस में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो यहां पर 1, एंटी बॉन्डेड है ही नहीं है, बाई 2, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया है हमारा O2 प्लस का। अब हमारे पास आया है H2 माइनस, इसकी बात कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर H2 माइनस, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं से, माइनस एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां पर एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां पर 1 हो जाएगा। बाई 2 है तो 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 1/2। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा H2 हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा यहां पर H2 हो गया। अगर हम लोग बात करें इन दोनों में कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल वो होगा जिनके पास एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कम है। तो एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन H2 प्लस में है ही नहीं है और H2 माइनस में 1 है, यानी कि इन दोनों में स्टेबल ये हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये और फिर ये स्टेबल हुआ। रही बात अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की सर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो केमिकल स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होगी।
और जहां पर पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायमैग्नेटिक होगी। सबकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो डायमैग्नेटिक, इनके पास अनपेयर्ड है पैरामैग्नेटिक, इनके पास भी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक। ये रही सारी बातें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है या कौन किसकी क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये सब डिस्कस कर सकते हैं। 1 मिनट का समय है, जो इंपॉर्टेंट लगे नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको दिए गए केमिकल स्पीसीज में सबसे ज्यादा स्टेबल पता करना है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता करना है। आपके पास केमिकल स्पीसीज है Li2 प्लस, Li2, Li2 माइनस। मैं 2 मिनट का समय दिया, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, बॉन्ड ऑर्डर पता करिए, बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। इसको भी मिटा रहा हूं, मुझे लगता है कि आप इसको भी नोट कर ही लिए होंगे। चलिए, मैं मान के चलता हूं कि आप लोग जरूर ट्राई किए होंगे। समय कम इसलिए इतना समय नहीं दे सकता आपको, मैं कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देंगे। सबसे पहले सबके इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं। यहां पर Li2 प्लस है, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 3 2 जा 6, 6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 5, यानी इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकलते ही पता चल जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। स्टार्ट करते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डेड 1s2, सिग्मा 2s1। 5 इलेक्ट्रॉन था बेटा, 2 2 4 1 5। Li2 का सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डेड 1s2, सिग्मा 2s2। इनकी बात करते हैं। Li माइनस 7 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डेड 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डेड 2s1। सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। पहले का बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, तो 2 और 1 3, तो ये हो गया 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डेड 2/2, यानी कि 1/2। पहले का आ गया है 1/2। दूसरे का बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 2 4 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डेड 2/2, यहां से हो गया है 2/2, यानी कि 1। अब हम लोग आते हैं Li2 माइनस पर, Li2 माइनस पर। तो यहां पर अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखें तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 2 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डेड 2 और 1 3, तो यहां से 1/2 आया। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, उसमें तो लड़ाई ही नहीं है। Li2 जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हम लोग लिख दिए हैं कि Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल। अब आता है कि Li2 प्लस और Li2 माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल है, जिसके पास एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कम हो। तो इलेक्ट्रॉन कम किसके पास है, Li2 प्लस के पास 2 एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, Li2 माइनस के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 यहां पे 3। तो Li2 माइनस कम स्टेबल,
यानी कि आ गया है Li2 प्लस और सबसे कम स्टेबल है Li2 माइनस। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की मामला। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ही लेते हैं, कौन सा पैरा है कौन सा क्या है। पैरामैग्नेटिक की बात करें तो यहां पर अगर पैरामैग्नेटिक देखें तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो Li2 प्लस पैरामैग्नेटिक है, Li2 डायमैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। Li2 माइनस जो है वो पैरामैग्नेटिक है, यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये रहा इस तरह से चेक करने के लिए। इसी तरह से आपके पास मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 केमिकल स्पीसीज दे देगा और उसमें बोलेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन क्या है, पता लगाना है। प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। आगे चल रहा हूं। आपके पास 2 केमिकल स्पीसीज अब की दिया, 3 नहीं दे रहा हूं, केवल 2 दे रहा हूं। एक आपके पास C2 है और एक आपके पास C2 प्लस है या 2 प्लस है। चलो C2 2 प्लस है, बताओ इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह सब बता डालो, जल्दी से बताओ। यहां पर इनकी बात करें तो C2 है तो यहां पर हो जाएगा 12, यहां पर 12 था लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 10। रही बात कॉन्फ़िगरेशन की तो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन इनकी होगी, मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि आप मेरी बात सुन सुन के याद हो जाए आपको। यहां पर हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डेड 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डेड 2s2। यहां पर हो जाएगा पाई 2px2, पाई 2y2। देख लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, सॉरी 12। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, तो ये हो गया इनके 12 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग आते हैं 10 वाले पर। सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डेड 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डेड 2s2, पाई 2px1, पाई 2py1। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एक इसमें और एक इसमें भरेंगे क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। रही बात बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर हम C2 का देख रहे हैं। C2 का बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 माइनस एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 बाई 2, तो 4/2 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 2। बॉन्ड ऑर्डर आ गया है यहां पर 2। अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं C2 2 प्लस का। इनकी बात करें तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और ये 2 6, एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 बाई 2, 2/2 यानी कि 1। C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है और C2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 1 आया है, तो ज्यादा स्टेबल हमारा C2 हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ये डायमैग्नेटिक हो गया और ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब क्या है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे तो सर हम लोग करते ही रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करते रहेंगे, निकालते रह जाएंगे। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नहीं दे रहा है, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेबिलिटी के लिए एक ट्रिक है। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। बॉन्ड लेंथ के लिए, बॉन्ड ऑर्डर के लिए और स्टेबिलिटी के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए कोई ट्रिक नहीं है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना ही पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है ये देखिए, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है बॉन्ड ऑर्डर।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ और बॉन्ड ऑर्डर आधा कम करते जाओ। जैसे 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है ना, अगर 15 इलेक्ट्रॉन रहा तो ये 2.5 हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन रहा तो ये 2 हो जाएगा, और 17 इलेक्ट्रॉन है तो 1.5 हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन है तो 1 हो जाएगा। आपका कहानी यही खत्म हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, जाने को 20 तक भी जाएगा, लेकिन उतना में है नहीं, यहां तक मामला फिट है। अब क्या है, ऊपर का कंडीशन, आप इलेक्ट्रॉन एक एक कम करते जाओ, इलेक्ट्रॉन एक एक कम करते जाओ और बॉन्ड ऑर्डर में आधा आधा घटाते जाओ। 14 इलेक्ट्रॉन पर 3 था, 14 से आप इलेक्ट्रॉन जैसे एक एक बढ़ाते गए तो बॉन्ड ऑर्डर को आधा आधा घटाते गए। इलेक्ट्रॉन 14 से कम जैसे जैसे करते गए, उसी तरह बॉन्ड ऑर्डर को आधा आधा कम करते चलो। जैसे 14 पर 3 है, 13 पे 2.5 है, 12 पे 2 है, 11 पर 1.5 है, 10 पर 1 है। तो ये ट्रिक तब का होगा, ये ट्रिक तब तक होगा जब तक कि केवल आपको स्टेबिलिटी पूछे, बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, बॉन्ड लेंथ पूछ ले। तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इससे आप ये काम कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने काम पर। अभी क्या है, अभी मामला हमारे पास बदला। मामला ये बदला कि अब हमारे पास ऐसे केमिकल स्पीशीज आने लगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज्यादा है। अब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब 14 से ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब 14 से ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन जब 14 से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन 14 से अगर ज्यादा हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है वही सेम रहेगा। एक चीज होगा, एक का पोजीशन बदल जाएगा। किसका पोजीशन बदलेगा, सिग्मा 2pz का। बाकी पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी अंतर नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो आप करना यह है कि सिग्मा 2pz का पोजीशन चेंज कर देना है। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते थे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डेड 1s2, सिग्मा 2s, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, आप इलेक्ट्रॉन के साथ ही याद कर लोगे फिर। सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डेड 2s। अभी आप लोग पढ़ यही रहे थे। इसके बाद हम लोग लिख रहे थे यहां पर, अभी तक हम लोग जो लिख रहे थे, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। पाई एंटी बॉन्डेड 2px, एंटी बॉन्डेड 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डेड 2pz। हम लोग ये अभी तक पढ़ते आ रहे थे। कब तक, जब तक कि इलेक्ट्रॉन 14 था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हुआ कोई चेंज नहीं बेटा, केवल ये आगे आएगा और ये पीछे चला जाएगा। क्या चेंज हम लोग ने देखा, चेंज हम लोगों ने यहां पर ये देखा कि अब यहां पर सिग्मा 2pz आ गया है। अब यहां पर आया है पाई 2px और पाई 2py। ये आपका आ गया। ये कॉन्फ़िगरेशन तब का है जब इलेक्ट्रॉन आपका 14 से ज्यादा का है। नोट कर लें इसको भी। हो गया। अब हम लोग एमओटी खत्म करने वाले हैं।
एमओटी पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, वही स्टेबिलिटी ऑर्डर पे अरेंज करने के लिए। जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा समय लेंगे, लेकिन ठीक ठाक करके दिखाएंगे। हमारे पास जो मामला है ये हमारे पास है O2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 माइनस। ये हमारे पास चार केमिकल स्पीसीज है, इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर पे लगाइए। इनको आप स्टेबिलिटी ऑर्डर पर लगाइए सर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं केवल स्टेबिलिटी बोला हूं। हम लोग सबसे पहले बात इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। यहां पर हो जाएगा आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपके पास हो जाएगा 17, इनकी बात करें तो 15, इनकी बात करें तो 18। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और बॉन्ड ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन हमने बताया अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 कर लो, 15 है तो 2.5 कर लो, 16 है 2 कर लो, 17 है 1.5 कर लो, 18 है 1 कर लो। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए तो मैं शॉर्ट बता दिया कि स्टेबिलिटी के लिए आप इसी तरह धर लीजिए, लिख कर लो। एग्जाम में आपके पास इतने ढेर सारे क्वेश्चन हैं कि ना, कि हल्के क्वेश्चन अगर आप जल्दी बना के खाली हो गए तो जो अच्छे क्वेश्चन है यानी जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको बनाने के लिए आपको समय मिल जाएगा। लेकिन आप हल्के ही क्वेश्चन में अगर समय बिता देंगे तो कठिन क्वेश्चन में और ज़्यादा समय लगेगा, जिससे कि आप क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। और फाइनल में 5 मिनट में यही होगा कि अक्कड़ बक्कड़ गिन के जहाँ पे बल बूम आएगा मार के आगे निकल जाएंगे आप लोग। तो ऐसा न कहो, आसान क्वेश्चन के लिए ट्रिक हो जाता है तो उसको बना के खत्म करिए। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 16 के लिए हम लोग को मिला है 2, 17 के लिए 1.5, 15 के लिए 2.5, 18 के लिए 1। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप देखो तो यहां पर O2 प्लस है 2.5, उसके बाद O2 है 2, इसके बाद आपके पास O2 2 माइनस है, और सबसे कम स्टेबल जो है, जो सबसे कम स्टेबल होगा वो आपका है O2 2 माइनस। तो इस तरह से आपके पास स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इसी टाइप में आ जाए, क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि आपको परा ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड दे देगा और उसमें बोलेगा कि कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, या आपसे ये बोल सकता है कौन से ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। आपके पास ए ऑप्शन होने वाला होगा O2, बी ऑप्शन आपके पास होगा KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, और सी आपके पास हो जाएगा सोडियम परऑक्साइड। तो इसमें बोलेगा कौन सा ऐसा ऑक्साइड होगा जिसमें कि ऑक्सीजन में सबसे बड़ा बॉन्ड होगा। तो बड़ा बॉन्ड कब होगा, जबकि बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो यहां से आप इस तरह याद रखेंगे कि O2 माइनस O माइनस की क्या क्या कंडीशन होती थी। इसको नोट कर लें सर, इसको नोट कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम लोग मिलेंगे तो डाइपोल मोमेंट वगैरह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, घर पे आराम से पढ़ें। बने रहिए।